तो भाई इसके बाद अब हम करने वाले हैं जी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जैसे कि एग्जामिनर ने ट्रायंगल के बारे में पूछा था, आपको कोऑर्डिनेट्स बता देगा कि इन पॉइंट से किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही वो पूछेगा किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, या फिर आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेगा वो। ठीक है, उसके लिए हमें क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। तो अब मैं आपको जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी एक बार प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दूं, जो मैंने आपको करवा दी थी प्रॉपर्टीज के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। तो देखो हमारे पास सबसे ऊपर है जी रेक्टेंगल, फिर है स्क्वायर, फिर है पैरेललोग्राम, फिर है जी रोम्बस, और उसके बाद यहाँ पर है ट्रेपेजियम। इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऊपर वाली ये जो चारों फिगर हैं, एक बार ट्रेपेजियम को छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाली जो चारों फिगर हैं ये चारों पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि चारों की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, वो चारों की इक्वल हैं आपस में। ऑपोजिट साइड्स की बात कर रहा हूं, चारों साइड नहीं, जो ऑपोजिट साइड्स हैं चारों फिगर्स की इक्वल हैं, और ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली चारों फिगर हैं, इन चारों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, अगर किसी भी फिगर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, तो इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसकी खासियत बता दूं, देखो इन चारों फिगर्स को लेकर एक और खासियत बता दूं कि इनकी साइड्स और इनके डायगोनल्स के अंदर एक रिलेशन है। इन चारों फिगर की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन चारों की। ठीक है, क्या रिलेशन है कि अगर इनकी चारों साइड्स इक्वल हैं, अगर इनमें से किसी भी फिगर की चारों साइड्स इक्वल हैं तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, और अगर किसी भी फिगर की चारों साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। कैसे, अभी देखो वेरीफाई कर लो कि चारों साइड इक्वल किस किस की हैं। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो मतलब कि इन दोनों के जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर हैं, रोम्बस के भी और स्क्वायर के भी डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बाइसेक्ट तो चारों में करते हैं, चारों में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को डायगोनल्स। और अगर साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो साइड परपेंडिकुलर कौन कौन से में है, साइड परपेंडिकुलर हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो अगर साइड परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स इक्वल हैं, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो बराबर है आपस में, और किसी भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। और यहां पर आप देख ही पा रहे होगे कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल दूसरे से लंबा होता है, सीधा सीधा आपको सही पता लग रहा है। रोम्बस का भी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से लंबा होता है। तो इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं ट्रेपेजियम के बारे में। ये ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में क्या है कि एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, एक पेयर होता है। ये नहीं होता जैसे पैरेललोग्राम में क्या है, ये एक जोड़ा है पैरेलल साइड्स का, ये एक जोड़ा है पैरेलल साइड्स का। लेकिन अगर सिर्फ एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का तो उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं, उसे समलंब बोलते हैं। तो बस इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे इनको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, और इनको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं वो भी मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। देखो जरा, देखो भाई, अगर मान लो हमारे सामने कोई फिगर है, एग्जामिनर मेनली क्या करेगा, एग्जामिनर आपको कोऑर्डिनेट्स बताएगा चारों पॉइंट्स के, इसके 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 कोऑर्डिनेट्स बता देगा, और आपसे पूछेगा कि इन पॉइंट से जो फिगर बन रही है वो क्या है, वो कौन सी फिगर है। तो देखो सबसे पहला तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पता कर लोगे लेंथ ऑफ साइड्स, इनकी साइड्स की लंबाई। साइड्स की लंबाई से क्या पता लगेगा, देखो जरा ध्यान से, कि ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल मिलेंगी आपको। ये ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल मिलेंगी। अगर आपको ऐसे मिला कि इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई बी है, तो आपको क्या पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो या तो एक रेक्टेंगल है या फिर ये एक पैरेललोग्राम है, पता चल गया। या फिर क्या होगा, या फिर चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। चारों साइड्स इक्वल हो गई तो आपको पता चल गया कि या तो ये एक स्क्वायर है या फिर एक रोम्बस है।
या फिर ऐसा होएगा कि इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, इसकी सारी साइड्स अलग अलग हैं, या फिर दो साइड्स बराबर हैं बाकी साइड अलग अलग हैं, मतलब कि इन चारों में से कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, फिर किसी और तरह की क्वाड्रिलेटरल है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रेपेजियम है कि नहीं। ये सारे तरीके आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है लेंथ ऑफ साइड्स। तो लेंथ ऑफ साइड से आपको ये पता चल जाता है कि या तो ये पैरेललोग्राम है या एक, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, इन दो में से एक कैटेगरी में आपको पता चल जाएगा ये, कि अगर मान लो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर हुई तो या तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल है, जैसे कि मैंने बताया कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी बी, ये भी ए बी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 99% क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी 1% का इलाज भी आगे बताऊंगा। या फिर क्या होएगा, या फिर चारों साइड्स बराबर होंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि या तो ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, या वर्ग है, क्योंकि इन दोनों में चारों साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सी है अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो, या फिर इन दोनों में से कौन सी है अगर चारों साइड्स बराबर हैं तो। फिर हम चेक करेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल्स। देखो आपको डाउट क्या था, अगर ऐसा केस आया कि सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं एक दूसरे के, तो आपको डाउट ये है कि इन दोनों में से कौन सी फिगर है ना। आपको ये तो पता चल गया ये तो नहीं है, इन दोनों में से कौन सी है। फिर हम डायगोनल्स की लेंथ पता करेंगे। डायगोनल्स की लेंथ कैसे पता करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो अगर डायगोनल्स की लंबाई इक्वल है तो यानी कि क्या हो गया, शॉर्ट लिस्ट हो गया कि वो रेक्टेंगल है, इक्वल हुई तो। अगर डायगोनल की लंबाई इक्वल नहीं हुई, एक बड़ा एक छोटा निकला, यानी कि वो एक पैरेललोग्राम है, बस। या फिर अगर ऐसा हुआ कि भाई, बिकॉज यहां पर दो चॉइसेस थी, कि आपको पता चला कि चारों साइड्स इक्वल हैं, भाई चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये वाला नहीं ये वाला केस है। अगर चारों साइड इक्वल हुई तो या तो रोम्बस होएगा या स्क्वायर होएगा। तो फिर से डायगोनल्स की लेंथ इक्वेट करेंगे। अगर दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर हुई तो मतलब कि वो स्क्वायर है, और अगर लंबाई बराबर नहीं हुई तो इसका मतलब वो रोम्बस है, ठीक है। तो साइड्स की लंबाई निकालो, डायगोनल की लंबाई निकालो, एंड दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसके अलावा और भी तरीके हैं इन चीज़ों को बताने के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी, लेकिन वो इससे लेंथी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। दूसरे तरीके हैं, हम इनके स्लोप पता कर सकते हैं। स्लोप पता करने से पैरेललोग्राम का पता चल जाता है। एडजेसेंट साइड्स की लेंथ हम पता कर सकते हैं, या एडजेसेंट साइड का स्लोप पता कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अपना बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, क्वेश्चंस को करें, फिर और नॉलेज होगी आपको। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज। तो क्वाड्रिलेटरल कैसी है, तो स्क्वायर यानी कि वर्ग, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी कि भाई पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हो, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है। हिंदी बता रहा हूं मैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत। चलो, तो भाई ये अपनी क्वाड्रिलेटरल है, और इनको एक ऑर्डर में ही आप लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई, एक ऑर्डर में कि -2 1 ए बी सी डी ऐसे। पॉइंट बी हो गया 1 0, पॉइंट सी हो गया 4 3, और पॉइंट डी हो गया 1 2। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि साइड्स की लेंथ पता करो, तो सबसे पहले साइड्स की लेंथ पता करते हैं। तो देखो इस साइड की लेंथ, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड से लगाना आना चाहिए, अब तक प्रैक्टिस। तो मैं क्या करता हूं, 0 और 3 का फर्क क्या है, 3, तो 9, उसका स्क्वायर कर दिया। 1 और 4 का फर्क क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि √18, ये इसकी लेंथ हो गई। तो ऐसे ही अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा फास्ट फास्ट, ठीक है। तो भाई 1 + 3, तो ये हो गया जी √10, देन 9 + 9, ये हो गया जी √18, देन यहाँ पर हो गया जी 1 + 9 यानी कि √10। तो अब हमें पता चल गया कि भाई ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास टोटल कितने तरह की क्वाड्रिलेटरल होते हैं, टोटल 4 तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं, 4 तरह की क्वाड्रिलेटरल है ना ये।
तो जैसे ही आपको पता चलता है कि चारों साइड्स बराबर नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर हैं, तो भाई स्क्वायर यानी कि वर्ग और ये जो रोम्बस है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, बिकॉज इनकी चारों साइड्स बराबर हैं। ये ऑप्शन तो रहते नहीं, या तो ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि इनके डायगोनल्स की लेंथ पता करते हैं, दैट्स इट। अगर डायगोनल दोनों बराबर हुए तो रेक्टेंगल है, दोनों बराबर हुए तो, अगर दोनों बराबर नहीं हुए डायगोनल तो अपना पैरेललोग्राम, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब इस वाले डायगोनल की लेंथ भी पता कर लेते हैं। वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट बी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा जी अंडर रूट 4 + 0 यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2। इस डायगोनल की लेंथ है जी 2 यूनिट, और इस डायगोनल की लेंथ क्या है वो भी पता कर लेते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गई भाई अंडर रूट 16 प्लस, अब मुझे पता है ये अंडर रूट 4 से बड़ा हो गया, बड़ा ही हो गया अब ये, 16 + 36 अंडर रूट 52। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है यानी कि एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल होती तो इक्वल होते, मींस आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात कि भाई साइड्स की लंबाई पता करो और डायगोनल्स की लंबाई पता करो, आगे धीरे धीरे और पता चलेगा। ये क्वेश्चन करो जरा। तो भाई ये 4 वर्टिसेस बता दिए, हमने बताना है कि भाई किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, किस तरह का चतुर्भुज है। चलो भाई, तो पॉइंट ए 4 - 1, पॉइंट बी 6 0, पॉइंट सी 7 2 एंड पॉइंट डी 5 1। अब चारों साइड्स की लंबाई पता करते हैं एक बार। तो भाई वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और मन ही मन में आप लगा सकते हो 1 + 2 1 + 4 सॉरी √5। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 √5। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4 + 1 वही √5। यहाँ पर ये भी √5 ही निकलेगा फिर तो। ये हो गया जी 1 + 4 ये भी √5। तो चारों साइड्स बराबर हैं, तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि क्या क्या हो सकता है, या तो ये रोम्बस होएगा या फिर ये स्क्वायर होएगा। चारों साइड्स इन्हीं दो फिगर के बराबर होती हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम नहीं होएगा, हमें पता है रेक्टेंगल नहीं होएगा, या तो स्क्वायर होएगा या रोम्बस होएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होएगा। चारों साइड बराबर, इन दो में से ही एक होएगा। अगर ये एंगल 90 का हुआ तो स्क्वायर हो गया, 90 का नहीं हुआ तो रोम्बस हो गया, सीधी बात है। अब एक तो आप क्या कर सकते हो, ये एंगल देख सकते हो, देखो मेरे मुंह से एंगल निकल गया तो वही बता देता हूं। एक तो एंगल देख सकते हो कि ये एंगल 90 का है कि नहीं। अगर 90 का हुआ, एक एंगल देख लो बस, फिर तो सारे 90 के हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एंगल देखना बता दूं। तो एंगल देखने का क्या मतलब है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर है कि नहीं ये देखना है, एग्जैक्ट एंगल नहीं देखना, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो इन दोनों लाइनों का स्लोप तो हम इजीली देख सकते हैं भाई। एक बार इस लाइन का स्लोप बताओ जरा। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजरती है तो उसका स्लोप बता सकते हो कि नहीं, इजीली बता सकते हैं। लाइन का स्लोप फॉर्मूला है तो y2 - y1 / x2 - x1। पहले y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ऊपर नीचे, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो 2 - 1 1, 7 - 5 2। तो इस लाइन का स्लोप है 1/2। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा भाई 1 - 1 यानी कि 2, 5 - 4 1। तो अब आप बोलोगे स्लोप तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मतलब कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, लेकिन नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये अगर 1/2 है तो ये -2/1 होना चाहिए, या फिर ये -1/2 होना चाहिए। नेगेटिव रेसिप्रोकल, सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं, साइन भी बदलना चाहिए। तो यानी कि परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो स्क्वायर नहीं है, यानी कि रोम्बस है। तो अब अपना आंसर आ गया कि रोम्बस है। एंगल से मैंने बताया, अब एंगल वाला हटाओ। अगर आपको एंगल से नहीं बताना तो अपना वही तरीका, वही पुराने वाला, क्या कि डायगोनल की लंबाई पता कर लो। डायगोनल की लंबाई है, दोनों तरीके बता देता हूं। एंगल वाला भी आपको पता चल गया, साइड की लेंथ के बाद आप एंगल भी ट्राई कर सकते हो कि भाई परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है, और डायगोनल भी। तो यहां पर डायगोनल की लंबाई क्या होगी, यहां पर डायगोनल की लंबाई होगी भाई, इस डायगोनल की 0 1 और 1, ये हो जाएगी √2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस डायगोनल की लंबाई, तो ये हो जाएगी √9 और 9 यानी कि √18। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल इक्वल नहीं है, तो मतलब कि स्क्वायर नहीं है, मींस ये एक रोम्बस है। अब एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा।
द पॉइंट्स दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ विच क्वाड्रिलेटरल। तो चलो भाई बनाते हैं। तो ये है भाई 2 - 2, 8 4 4 6 एंड -1 1 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ विच क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी साइड्स की लंबाई ज्ञात करेंगे, साइड की लंबाई पता करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। चलो भाई लगाते हैं। तो ये हो गया 36 + 36 √72। ये हो गया, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, 4 + 16 √20। ये हो गया मेरे भाई 25 + 25 यानी कि √50। ये हो गया 9 + 9 यानी कि √18। तो भाई यहाँ तो अपनी उम्मीदें टूट गई। ना तो ऑपोजिट साइड बराबर हैं ना सारी साइड बराबर हैं, ना ही ये एक स्क्वायर है, ना ही ये एक रोम्बस है। या तो ये एक ट्रेपेजियम होएगा या फिर कुछ और होएगा, नन ऑफ दिस, कोई और तरह की फिगर होएगी। ठीक है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेपेजियम होने के चांस है। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होए। अब कौन सी वाली ऑपोजिट पैरेलल है ये तो हमें नहीं पता। तो अब हमें कैसे पता चलेगा पैरेलल है भी कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। तो एक बार ऑपोजिट साइड्स का स्लोप कंपेयर कर लेते हैं जरा। तो मैं एक बार इस साइड का स्लोप लिख रहा हूं, फिर मैं इस साइड का लिखूंगा। अगर ये बराबर हुआ तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये मत बोलना है ट्रेपेजियम नहीं है। तो एक बार इनका कंपेयर करेंगे, क्या पता इन दोनों का बराबर हो, कोई भी पेयर हो सकता है पैरेलल साइड का ट्रेपेजियम में। अगर ये भी बराबर नहीं हुआ फिर नन ऑफ दिस मार देंगे, इसका मतलब है ट्रेपेजियम भी नहीं है, फिर ऐसे ही रैंडम क्वाड्रिलेटरल है कुछ भी। ठीक है, तो देखो इस साइड का स्लोप हो जाएगा, ऊपर वाई एक्सिस का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का 6 में से 1 गए 5 और नीचे 4 में से -1 गया 5, यानी कि स्लोप 1। नीचे वाली का 4 - -2 6, 8 - 2 6। अरे वाह, दोनों का स्लोप 1 है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और बाकी इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर नहीं होएगा, क्योंकि अगर ये भी पैरेलल होगी तो एक पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जो कि इसमें नहीं है। तो ये वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पैरेलल हो ही नहीं सकती दोनों। ठीक है, वैसे चेक भी कर लोगे तो इनके स्लोप बराबर नहीं निकलेंगे। तो भाई ऑपोजिट साइड्स पैरेलल निकल गई और कोई भी साइड बराबर नहीं है, ये एक ट्रेपेजियम ही है जिसमें एक पेयर है पैरेलल साइड्स का। मींस आंसर इज ऑप्शन डी। देन एक बार ये बताओ जरा, फाइंड एक्स वाई इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ये सारे पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, दिमाग लगाओ जरा, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी से आंसर बहुत फटाक से आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की? कि कोई भी पैरेललोग्राम, दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन कौन सी फिगर है? एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम भी एक पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, ये मैंने गलती से रब कर दिया, रब के पास भेज दिया इसे गलती से मिटा के। तो कोई भी जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, एक दूसरे को काटते हैं, मिड पॉइंट पे काटते हैं एक दूसरे के मिड पॉइंट पे। तो हमने एक फॉर्मूला किया था मिड पॉइंट का, कि अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम उनका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं इजीली। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? एवरेज निकाल दो। अगर मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज निकाल दो, वाई निकालना है तो वाई की। तो चलिए निकालते हैं। 5 + 3 8, 8/2 4, वाई कोऑर्डिनेट आ गया। क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों डायगोनल्स का। 6 + 6 12, 12/2 6। तो भाई ये जो पॉइंट है, इसको अगर मैं ओ नाम दे दूं तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट है 6 4, बिकॉज ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। अगर ये इन दोनों का मिड पॉइंट है भाई, ये इन दोनों का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस डायगोनल को भी, इस विकर्ण को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है। मैंने क्या बताया था कि 6 और 4 जो हैं ये एवरेज हैं। तो अगर एवरेज 6 है, एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज 6 है तो सम 12 होगा। वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज 4 है तो सम 8 होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट को देखो जरा,
मैं 2 और y का जो सम है वो 8 है। 2 में क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए? 6 जोड़ोगे तो ये 8 आएगा। मैं 3 में क्या जोड़ूं कि 12 आ जाए? तो 3 में क्या जोड़ोगे? 9। तो 9 और 6 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहां पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? ये प्रॉपर्टी यूज करोगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसी चीज को यूज करते हुए एक बार ये बता दो जरा, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस हैं टेकन इन एन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में लिखे गए हैं। जैसे कि -1 2, मतलब कि बीच में छोड़ा नहीं गया, एक ऑर्डर में लिखे हैं 3 1 एंड 2 2। और जो चौथा अपना वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वही सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लो, और पिछले क्वेश्चन में यही था कि भाई एक्स वाई निकालो, है ना। तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि भाई किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलो भाई यूज करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जरा। तो -1 एंड 2 है यहाँ पर, ये लो। तो 2 + 2 4, 4/2 2, 2 प्लस -1 यानी कि 2 - 1 1, 1/2 यानी कि 1/2। तो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए इस मिड पॉइंट के। अब इसका और इसका, इनका मिड पॉइंट भी यही है। तो चलो देखो, अगर इसका मिड पॉइंट यही है तो यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स की एवरेज क्या है? 2, वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज, एवरेज 2 है तो सम 4 है, एवरेज हाफ है तो सम 1 है। अब एक के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 4 आए? तो एक के अंदर 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 1 आए? तो 3 के अंदर -4 जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, सॉरी 3 के अंदर -2 जोड़ना पड़ेगा, -2। 3 में से 2 घटेगा तभी 1 आएगा ना। तो चौथे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए -2 एंड 3। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड, वो होते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना आना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ट्रेंगल का एरिया प्रूव करके दिखाया था कि भाई ट्रेंगल के एरिया का ये फॉर्मूला है, वो निकाल कर दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला है वो डिड्यूस करके दिखाऊंगा। तो चलिए एक अजीब सी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये लो, क्लियर है? तो इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस में लिख लेता हूं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो भाई ये जो प्रूफ है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो कॉन्फिडेंस तोड़ देती हैं स्टूडेंट का। तो उन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। वैसे आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन 5-10 मिनट में समझ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एरिया है वो मैं कैसे निकालूंगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूंगा, और ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसे मत सोचना ये पैरेललोग्राम है, मैंने पैरेललोग्राम नहीं बनाया, ऐसे ही रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाई है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है इसको हम निकालेंगे ट्रायंगल नंबर 1 प्लस ट्रायंगल नंबर 2 ऐसे करके। तो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है भाई, तो चलो निकालते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होएगा, जैसे कि हमने पहले किया था, ध्यान से देखिएगा जरा। और हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 के ऊपर आप वही फॉर्मूला लगा दो जो मैंने डिड्यूस करके बताया था, ट्रायंगल 1 के ऊपर वही फॉर्मूला, और ट्रायंगल 2 के ऊपर भी वही फॉर्मूला लगा दो, फिर इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी आ जाएगा। और इस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से मैं आपको हर एक पॉलीगन का फॉर्मूला बता दूंगा, इसका पैटर्न ऐसा है। ठीक है, अब देखो जरा। तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABD का फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। सबसे पहले इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, फिर उसके बाद इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला था ना, उसी वे से। तो अब आप इसको इमेजिन करते रहिएगा,
इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं यहां पर P, Q, R और S। और मेरी बातों को जब कंसंट्रेशन से सुनोगे तो ये समझ में आएगा यहां पर, ठीक है। और एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अजीब कर लेते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को। ये लो, ताकि ऐसा महसूस हो कि ये हर एक तरह की क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको देने के लिए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ट्रायंगल ABD का फॉर्मूला, तो ABD का फॉर्मूला होएगा DPQA, इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला प्लस ट्रेपेजियम, जैसे कि हमने पहले किया था, ट्रेपेजियम ABSQ का फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होएगा, और एक और हमने एक ट्रेपेजियम माइनस भी करना है उसमें से, ये ट्रेपेजियम, उसके बाद माइनस कौन से वाला ट्रेपेजियम होएगा, माइनस पिंक वाला ट्रेपेजियम, मैं बता देता हूं आपको, ये वाला, ये माइनस DBSP, ठीक है। तो ये हो गया ABD का एरिया। इसके बाद मैं BCD का एरिया लिख रहा हूं, नीचे BCD का एरिया। यहां पर समझ में ना आए तो थोड़ा सा पॉज करके समझिएगा, जैसे मैंने पहले एक ट्रायंगल का एरिया बताया था, यहां पर वैसे ही बता रहा हूं। अब दूसरी ट्रायंगल BCD का एरिया थोड़ा सा पहले वाले से अलग है। यहां पर ट्रायंगल BCD का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा जरा। ट्रायंगल BCD के एरिया के लिए सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, कौन से का, BDPS, या फिर जो ये DBSP, वही वाला DBSP जो मैंने यहां पर लिखा है, मतलब कि ये वाला, ये पूरा, ये देखो, इस पूरे को निकाल लिया, ट्रायंगल इसके अंदर आ गई। फिर मैं इसमें से क्या करूंगा, ये वाला निकाल दूंगा, फिर मैं इसमें से ये वाला निकाल दूंगा, तो फिर सिर्फ ट्रायंगल का बच जाएगा। तो अब क्या करूंगा, अब मैं ये वाला निकालूंगा, ये वाला ट्रेपेजियम, यानी कि माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCRP माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, एग्जाम में ये नहीं आएगा ऐसे, ठीक है, जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, इसीलिए सीधा स्ट्रेट वे बता रहा हूँ। माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCRS। हाँ, अब ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो ये यूजफुल नहीं है, यूजफुल है तभी बता रहा हूँ, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, मेरा और आपका, किसी का भी टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई DBSP दोनों में कॉमन है, तो इसे तो मैंने काट ही दिया, क्लियर है। अब ये जो बची हुई चीज़ है ये हमने देखनी है कि भाई इनका एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ DPQA, तो DPQA ये वाला ट्रेपेजियम है, तो किसी भी, और ये चारों ट्रेपेजियम है जो भी यहाँ पर लिखे हैं, तो चारों के अंदर हाफ तो होएगा ही ना, चारों के अंदर हाफ होएगा, तो उस हाफ को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। हाफ क्यों होएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अंदर मुझे सिर्फ क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट करना है। तो भाई देखो इसकी पैरेलल साइड है DP प्लस AQ, तो इनकी लेंथ, DP की लेंथ होगी Y4 प्लस AQ की लेंथ हो जाएगी Y1, ये Y कोऑर्डिनेट कि भाई पॉइंट A कितना ऊंचा है, और इनकी हाइट हो जाएगी ये वाला डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है X1 और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है X4, तो X1 माइनस X4, स्ट्रेट अवे मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ABSQ, तो ABSQ का एरिया ऐड करते हैं, तो भाई ABSQ ये वाला ट्रेपेजियम, तो सबसे पहले इसकी पैरेलल साइड्स, तो इसकी पैरेलल साइड है AQ को देखो, AQ की हाइट होगी Y1, स्ट्रेट अवे मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये मैं पहले बता चुका हूँ ना, और BS जो है उसकी हाइट, उसकी लेंथ होगी Y2। देन इस ट्रेपेजियम की हाइट यानी कि ये, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है मेरे भाई X2, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है मेरे भाई X1, तो X2 माइनस X1, ठीक है। देन उसके बाद माइनस DCRP, तो अब माइनस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ DCRP कौन सा, एक बार देख लेते हैं,
डी सी आर पी, इस ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो डी पी की लंबाई, डी पी की लंबाई हो जाएगी y4। इस पॉइंट की हाइट क्या है, वही डी पी की लंबाई। तो भाई ये हो गई y4 प्लस सी आर की लंबाई है जी y3 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया ना। अब होएगा इस ट्रेपेजियम की हाइट। तो भाई यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वो है x3, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है x4। x3 माइनस x4। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है BCRS। तो चलिए भाई BCRS का एरिया भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देख लो आप तक कैसे कितनी मेहनत करके मैथमेटिशियन से फॉर्मूले पहुंचाते हैं। और कोई भी फॉर्मूला तुक्के का नहीं होता, मतलब कि ऐसे निकाला हुआ होता है, उसको फील किया जा सकता है। ठीक है, यू कैन फील मैथ्स। तो BCRS, तो BCRS ये, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस वाली साइड की लेंथ हो जाएगी y3, इस वाली साइड की लेंथ हो जाएगी जी y2। कि भाई कितनी हाइट पर ये पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया जी y3 प्लस y2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इस ट्रेपेजियम की हाइट। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x2। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x3। तो x2 माइनस x3। बस भाई अब तक तो हमने वैल्यूज पुट की हैं, अब सीधा सीधा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला डिराइव होने में ज़्यादा देर नहीं है बाकी। तो चलिए भाई स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाफ बाहर है, तो एक बार मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी जल्दी। आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, तो मैं एक बार जल्दी जल्दी करता हूँ। तो x1 y4 प्लस x1 y1 माइनस x4 y4 माइनस x4 y1, एक एक को पकड़ के दूसरों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस x2 y1 प्लस x2 y2 प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस x1 y1 माइनस x1 y2, देन माइनस x3 y4 माइनस x3 y3, देन प्लस x4 y4, मुझे फॉलो करते रहो, प्लस x4 y3 माइनस x2 y3। और हर एक चीज़ मैं एक पैटर्न में कर रहा हूँ, x2 y2 प्लस x3 y3। आपकी भी ये हैबिट होएगी तब मज़ा आएगा। देन प्लस x3 y2, सब कुछ हैंडल हो गया भाई यहाँ पर। अब जो भी चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं वो सब कैंसिल करेंगे। तो देखो x1 y1 कैंसिल हो गया, x2 y2 भी कैंसिल होएगा, मुझे पता है पहले ही। x3 y3 भी कैंसिल होएगा, ये रहा देखो। x4 और y4 ये कहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x4 y4 कहाँ है, ये रहा। और x2 y2 बच गया अपना x2 y2, और ये रहा जी नेगेटिव वाला। तो जो भी अपनी चीज़ें कैंसिल हो गई उन्हें फेंक देते हैं एक बार। ठीक है, तो उसके बाद एक पैटर्न आएगा इस फॉर्मूले का, वो भी मैं आपको रटवाऊंगा। फिर दुनिया के हर एक पॉलीगन का आप बता सकते हो, इन्फिनिट कितनी भी साइड हो पॉलीगन की, आप इजीली उसका वो बता दोगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब देखो भाई, अब यहां पर क्या करते हैं, देखो इज इक्वल टू हाफ। सबसे पहले मैं पकड़ता हूं x1 y2 को। तो x1 y2 दैट इज ये रहा x1 y2, x1 y2 और x2 y1, x2 y1 भी यहां पर होएगा, ये रहा। तो इस चीज को यहां पर लिखता हूं मैं फॉर्मूले के अंदर, माइनस x1 y2 प्लस, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस x2 y1। आपको फॉर्मूला रटवाना है ना बिल्कुल परमानेंटली, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। अब हम पकड़ते हैं मेरे भाई, देखो 1 और 2 हो गया, फिर 2 और 3 पकड़ते हैं। 2 और 3 कहाँ गया भाई, ये रहा x3 y2 और x2 y3। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अब, प्लस माइनस, मैं पहले x को लिख रहा हूँ, माइनस x2 y3 प्लस x3 y2, देन आगे प्लस। अब ये चीज़ हमने पकड़ ली, 1 2 पकड़ लिया, 2 3 पकड़ लिया, अब 3 4 पकड़ते हैं। 3 4 x3 y4 ये रहा, और एक और मिलेगा भाई x3y4, 4 1 1 4 ये रहा, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया जी माइनस x3y4 प्लस x4y3,
प्लस आगे जो भी चीज बच गई उसे मैं लिख दे रहा हूं -x4y1 प्लस x1y4। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको फाइनल फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो क्या होता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया कभी कभी नेगेटिव में आ जाएगा, कभी कभी पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई ये नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट्स में भी ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन सकती है, जैसा कि ट्रायंगल के अंदर केस है वैसा ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इस पूरे फॉर्मूले को, देखो यहाँ पर जो मैंने x1 y1 x2 y2 लिए हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा बदल देता, x1 y1 कहीं और ले लेता, x2 y2 कहीं और ले लेता, तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाता, स्टार्टिंग में ये जो माइनस साइन है ना ये यहाँ पर आ जाता, वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये भी गलत नहीं है, मतलब कि एरिया जो है वो कभी कभी नेगेटिव आएगा, कभी कभी पॉजिटिव आएगा, हम लेंगे तो वैसे पॉजिटिव वैल्यू हुई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे फॉर्मूले को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि ये जो स्टार्टिंग में हर एक टर्म के अंदर जो माइनस आया हुआ है, ये देखो स्टार्टिंग में ये मैंने इसलिए जानबूझ के ऐसे लिखा, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जब a माइनस बी को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है, b माइनस ए बन जाता है ना। तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ, पूरे फॉर्मूले को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये आपका भाई फाइनल फॉर्मूला आ गया आपके सामने, ये देखिए हाजिर है, x1 y2 माइनस x2 y1। थोड़ा सा यहाँ से इसको लिखते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए, और अब आप ये परमानेंट याद भी रख पाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे है 1 2 x1 y2, इस दूसरे टर्म को भूल जाओ, दूसरा टर्म एग्जैक्टली इसका उल्टा है और कुछ नहीं करना। x1 y2 है, उसका उल्टा x2 y1 है, वही है। तो दूसरे टर्म को भूल जाओ, सिर्फ पहले टर्म को याद रखो। पहले 1 2 था, फिर 2 3 आएगा, x2 y3, फिर घटाना क्या है, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या, x3 y2। तो पहले 1 2 था, फिर 2 3 आया, अब 3 4 आएगा, अब क्या आएगा 3 4, मतलब x3 y4। अब इसका उल्टा कर दो बस, x4 y3 प्लस, पहले 1 2 आया, फिर 2 3 आया, फिर 3 4 आया, अब क्या आएगा 4 1 आएगा, तो क्या आएगा x4 y1, अब इसका उल्टा x1 y4। दैट्स इट, ये फॉर्मूला है मेरे भाई। ये क्लियर है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस गिवन हो, और ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और अगर 4 वर्टिसेस ना हो, कोई पेंटागन हो, 5 वर्टिसेस हो, तो ये गेम आगे चलता रहता, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1, ऐसे 6 होते तो 4 5 5 6, फिर 6 1, ऐसे बढ़ जाता। लेकिन वैसा आएगा नहीं यार एसएससी में, एसएससी में क्वाड्रिलेटरली मुश्किल से आ रहा है, इसलिए मैंने मतलब जो मैक्सिमम मौका आता है वहां तक मैंने आपको करवा दिया एसएससी की। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको ये अप्लाई करना है। ये लो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जो इन पॉइंट से मिलाकर बनी है। तो सिंपल सी बात है, इनको आपने नंबर देना है x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4, ठीक है। और उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, तो अभी पुट कर देते हैं 1/2। देन देखो सबसे पहले क्या था, x1 y2, 1 2 का गेम था, 1 2 फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ ऊपर एक बार, नहीं तो मैं समझाऊंगा बिना वजह टाइम वेस्ट होएगा। x1 y2 माइनस x2 y1, सबसे पहले 1 2, फिर आगे कौन सा गेम है 2 3 का, तो x2 y3 माइनस x3 y2, देन 2 3 फिर 3 4, x3 y4 माइनस x4 y3। देन उसके बाद, और आप ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो कि भाई x1 y2 माइनस, एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। वही मैं बोल रहा था ना आपको, 2 तरीके मैं बताऊं, अब मैं आपको दूसरा तरीका ही बता रहा हूं ट्रायंगल के एरिया का। माइनस x2 y1, 1 2 है तो फिर 2 3, x2 y3 माइनस x3 y2, फिर प्लस 2 3 है, फिर 3 1, x3 y1 माइनस x1 y3। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया भी निकल आएगा। ये लो दूसरी फॉर्म भी आपको बता दी, ये किसी भी पॉलीगन के लिए ये यूज हो रहा है। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया जी x3 4 हो गया ना, x4 y1 माइनस x1 y4। ये लो भाई, अब यहां पर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो मैं वैल्यूज सीधे सीधे फास्ट पुट कर दूं ना, x1 y2
यानी कि -4 - 1 यानी कि 4 - 2 प्लस x2y3, तो मीन्स 1 × 1 1 और -4 यानी कि +4 प्लस यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 3 4 यानी कि 4 5 20 -4 3 यानी कि 3 यानी कि 1 दूनी 2, देन प्लस सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 4 1, तो भाई ये हो गया 4 दूनी 8, सॉरी ये क्या है यार, मैं इसका 4 ले गया, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस फिर 4 5 20, ये रहा भाई, ये हो गया हाफ इंटू 2 प्लस 4 और 1 5 प्लस 20 में 2 गया 18 प्लस 20 और 4 24, ठीक है, तो 18 और 2 20, 24 और 5 29, 29 और 20 69, तो ये हो गया जी 60 क्या 29/20 49 सॉरी 49/2 का हो गया है 24.5, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट किया, कोई महान काम मैंने नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ये और ट्राई कर लो भाई, एक बार लास्ट क्वेश्चन है ये ट्राई कर लो जरा। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज एंगुलर पॉइंट्स, ये एंगुलर पॉइंट क्या है शीर्ष बिंदु वर्टिसिस, ये वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट्स एग्जामिनर ने दे रखे हैं, तो उसके वर्टिसिस बता दिए हैं और उसका एरिया 0 है, तो आपने बतानी है एच की वैल्यू। तो कोई नहीं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे और उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, है ना, एरिया 0 है और एच की वैल्यू आ जाएगी। तो बस पॉइंट्स को नंबर कर देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं भाई, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखूंगा, इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो हाफ लिखने की क्या जरूरत है, हाफ उस साइड जाके 2 होएगा, 2 × 0 0 ही बनेगा, ठीक है। तो बाकी बीच वाला मामला ही लिख देता हूँ फिर, इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा x1 y2, तो 1 × 6 फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, ठीक है, वही तो ये ऐसे लगाता हूँ मैं फॉर्मूला ऐसे, इसलिए फास्ट लगा लेता हूँ x1 y2 x2 y1 ऐसे। तो क्या होगा -10, तो ये +10, उसके बाद क्या लगेगा देखो, उसके बाद अगले पॉइंट्स के ऊपर ये और ये, बस यही पैटर्न चल रहा है? तो 5 चौके 20 पॉजिटिव 20 फिर -7 छक्के 42 प्लस, देखो यही पैटर्न चल रहा है, ये इस बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना होता है। तो 7 चौके 28 माइनस का 28 और 4h माइनस का घटाना है तो प्लस का 4h हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यही पैटर्न चलेगा, x1 y4 यानी कि -4 उसमें से घटाना है 2h यानी कि -2h, ये लो। तो चलिए भाई इसको ओपन अप कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 16 प्लस यानी कि यहाँ पर आ गया जी -22, यहाँ पर आ गया +4h -28, यहाँ पर आ गया -4 - 2h इज इक्वल टू 0। तो h वालों को एक बार सोल्व कर लेते हैं, 4h और 2h, ये आ गया 2h इज इक्वल टू, बाकी सारों को उस साइड भेज देते हैं एक बार, है ना। तो इन दोनों को सोल्व करके आ गया -6, इन दोनों को सोल्व करके आ गया -32, -32 -6 -38, उस साइड जाके हो जाएगा +38, तो h की वैल्यू आ जाएगी 19, मतलब कि ऑप्शंस में से नहीं है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई 19। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, अब मैं आपको मिलता हूं अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर।